Good morning, everyone. Today's lecture is anatomy of prostate, prostate specific antigen and acid phosphatase. एक हमारा प्रोस्टेट है जिसकी एनाटॉमी हमको देखनी है, बाकी के दो है वो एंजाइम्स है। दो जो प्रोस्टेट में कोई भी पैथोलॉजी होती है उसके मार्कर है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत है, कम ज़्यादा हमको देखने हैं एनाटॉमी ऑफ द प्रोस्टेट। तो हमने यूरो सर्जरी में अब तक किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये तीनों का सब कुछ एनाटॉमी, पैथोलॉजी जो भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सब ने कवर कर लिए हैं। तो अब से ये प्रोस्टेट हमारा एक बड़ा सा टॉपिक है, एनाटॉमी। उसके बाद दो बड़े टॉपिक आएंगे, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया दैट इज़ बिनाइन कंडीशन एंड कार्सिनोमा प्रोस्टेट दैट इज़ मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक है, लेकिन दो बड़े बड़े टॉपिक है पीछे के। ये एक छोटा सा टॉपिक है आज का हमारा, एनाटॉमी ऑफ द प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट की एम्ब्रियोलॉजी हम देखें तो ये डेवलप्स अराउंड 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ। जो 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ होती है तब तक प्रोस्टेट बन जाता है। और डेवलपमेंटली इट हैज़ 5 lobes, 1 एंटीरियर, 1 पोस्टीरियर, 2 लेटरल एंड 1 मिडल। जो हमारा प्रोस्टेट है उसकी एनाटॉमी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा यही सीखना है, दैट इज़ लोब्स ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के लोब तुमको समझ आ जाएंगे तो मैलिग्नेंसी एंड बीपीएच, उसमें दोनों कंडीशन में ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है वो तुमको समझ आ जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोस्टेट का अगर इंट्रोडक्शन देखें हम तो दैट इज़ accessory gland of male reproductive system composed of glandular tissue surrounded by fibromuscular stroma and it covers first 3 cm of male urethra। तो जो ब्लेडर का हमारा नेक होगा, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है, बाद में ये यूरेथ्रा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये साइड पे, ये है समाइनल वेसिकल्स और इसके ये इजेकुलेटरी डक्ट्स खुलती है यूरेथ्रा में। ठीक है, तो ये तुम देखोगे तो ये जो फर्स्ट 3 सेंटीमीटर जो है मेल यूरेथ्रा का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये पूरा कवर करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो फर्स्ट 3 सेंटीमीटर ऑफ द यूरेथ्रा को कवर करता है मेल में। ठीक है, दैट इज़ मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये मेल में ही होगा। ठीक है, तो और एक यही था कि फर्स्ट 3 सेंटीमीटर ऑफ मेल यूरेथ्रा कवर्ड बाय प्रोस्टेट। एंड जो प्रोस्टेट की ग्लैंड है उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, मतलब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ऐसा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मान लो कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, तो उसमें मिडल वाला जो पार्ट है उसमें बहुत सारा ग्लैंडुलर टिश्यू होगा, बहुत सारी ग्लैंड्स होंगी उसमें। ठीक है, जो इसकी पेरिफेरी का एरिया जो है ये वाला, इसमें फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होगा। और ग्लैंडुलर पार्ट, ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होगी अंदर, वो हो गया सेंटर में। ग्लैंडुलर टिश्यू सराउंडेड बाय द फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। उसके 5 लोब है और 3 जोन्स है। ठीक है, ये लोब जोन्स दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको थोड़ा सिंपली से मैं तुमको बता दूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, तो 5 लोब यही है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, 2 लेटरल एंड 1 मिडल, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मीडियन लोब। ठीक है, तो जो लोब है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये हमारा यूरेथ्रा ख़त्म हो गया, ब्लेडर ख़त्म हो गया, उसके बाद यूरेथ्रा स्टार्ट हुआ। अब हम अगर देखें
तो ऐसे होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देखेंगे, मगर आगे से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ये एक लेटरल लोब है, ये एक लेटरल लोब है, ठीक है। दो लेटरल लोब दिखेंगे हमको, बराबर। यूरेथ्रा के दोनों तरफ एक एक लेटरल लोब होंगे, ठीक है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, समझ रहे हो तुम। जो एंटीरियरली हम देखेंगे, आगे से पेशेंट खड़ा है एनाटॉमिकल पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में, हम आगे से देख रहे हैं, तो अगर हम उसका स्कैन लेंगे तो उसमें हमको प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे दिखेगा। तो यूरेथ्रा है, उसके आसपास में एक एक लोब है, ठीक है। तो ये भी एक लेटरल लोब है और ये भी एक लेटरल लोब है, ठीक है। तो ये हो गया दो लेटरल लोब्स। अब अगर हम यूरेथ्रा को देखेंगे साइड व्यू से, लेटरल व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा एंटीरियर लोब, और ऐसे हमको दिखेगा पीछे पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर लोब, ये हो गया पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो पहले जो मैंने फिगर ड्रॉ की थी उसमें हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू था, उसमें दोनों तरफ जो दिख रहे थे लोब, दोनों लेटरल लोब्स थे, ठीक है। तो अगर तुम एक ही डायमेंशन में सोचोगे तो ये दोनों फिगर तुमको सेम ही लगेगी, लेकिन अगर जो मैंने पहले फिगर ड्रॉ की थी वो फिगर थी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू की, फ्रंट व्यू की। उसमें जो दोनों साइड में लोब थे वो थे लेटरल लोब्स, टू लेटरल लोब्स। अब ये जो फिगर ड्रॉ की है वो लेटरल व्यू में देख रहे हैं हम, ठीक है। लेटरल व्यू मतलब पेशेंट ऐसे सुपाइन कंडीशन में खड़ा है, उसकी लेटरली से हम उसकी प्रोस्टेट को देख रहे हैं। तो हमको दो लोब्स दिखेंगे, एक एंटीरियर दिखेगा, एक पोस्टीरियर दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गए 4 लोब। अब जो मीडियन लोब है, जो मीडियन लोब है वो कैसे होता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो जो मीडियन लोब है वो यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा अगर हम ऊपर के व्यू से देखेंगे, सुपीरियर व्यू से, मतलब पेशेंट के सर पे चढ़ के ऊपर से हम देखेंगे, पेशेंट के सर पे नहीं चढ़ना है, लेकिन अगर हम एकदम मतलब एरियल व्यू से हम देखेंगे तो हमको प्रोस्टेट की जो मीडियन लोब है वो हमको ऐसा दिखेगा। तो इसका अगर हम एक फिगर में मैं तुमको बताऊं तो ये देखो, ठीक है। ये दोनों लेटरल एल जो लिखा है वो लेटरल लोब है, जो क्रॉस किया है वो यूरेथ्रा है, इसके आगे का है एंटीरियर लोब, उसके पीछे आएगा मिडल और मीडियन लोब, और उसके पीछे जो पी लिखा हुआ है वो आ गया पोस्टीरियर लोब। तो ये हम पेशेंट के मतलब हमने पेशेंट को हमने 3 व्यू से देखा, एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से, एक लेटरल व्यू से, और एक एकदम एरियल व्यू से, मतलब ऊपर के व्यू से, पेशेंट के हेड के व्यू से, ठीक है। तो वहाँ से हम देखेंगे तो ये जो मीडियन लोब है वो 5 लोब ऐसे दिखेंगे हमको, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में हमको देखेंगे 2 लोब, वो होंगे लेटरल लोब्स, 2 लेटरल लोब्स। जो लेटरल व्यू में दिखेंगे, लेटरल व्यू मैं व्यू बोल रहा हूँ वो तुम हमेशा ध्यान रखना कि व्यू, ठीक है। अगर तुम व्यू जो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है और लेटरल व्यू है दोनों में कंफ्यूज हो गए तो तुमको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला व्यू था एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, उसमें हमको दिखेगा 2 लेटरल लॉब्स, ठीक है। जो लेटरल व्यू था उसमें हमको दिखेगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉब्स, एंड सुपीरियर व्यू ऊपर के व्यू से हम देखेंगे तो हमको दिखेगा मीडियन लोब, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वो दोनों के ऊपर में होगा मीडियन लोब, ठीक है। तो प्राइमरी कार्सिनोमा अराइज इन द पोस्टीरियर लोब्स, ये जो पोस्टीरियर लिखा है वो लोब में
अराइज होता है कार्सिनोमा। BPH इन मीडियन लोब, जो ये मीडियन लोब है उसमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया डेवलप होता है। मीडियन लोब मैक्स एलिवेशन इन लोअर पार्ट ऑफ द ट्राइगोन ऑफ द ब्लेडर, भी बताता हूँ कैसे करता है वो। ड्यू टू मोर ग्लैंडुलर टिश्यू एडिनोमा इज़ मोर कॉमन, ठीक है, ग्लैंड ज़्यादा होती है इसलिए उसमें एडिनोमा ज़्यादा बनता है। अभी ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, उसकी यूरेथ्रा है, ठीक है। अभी जो हमारा मीडियन लोब है वो ऐसे होगा, ठीक है। ये जो फिगर है, अभी खाली मीडियन लोब समझने के लिए सोच लो कि मान लो कि ये मीडियन लोब है, बराबर। तो ये जो मीडियन लोब यहाँ पे होगा, इस एरिया में होगा, बराबर। मिडल लोब अगर हम देखें तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर है उसमें एक छोटा सा एलिवेशन बनाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो वो एलिवेशन जो है, जो यहाँ पे ऐसे ट्राइगोन ऑफ द ब्लेडर होता है उसके जस्ट पास में एक एलिवेशन बनाता है। एक फिगर आएगी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जब हम चलाएंगे तो उसमें तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये एलिवेशन कैसे बनता है, ठीक है। तो पांच लोब हो गए, ठीक है। ये अगर हिस्टोपैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये पोस्टीरियर लोब है, ये लेटरल लोब दो, एक मीडियन लोब और उसके आगे एक आएगा एंटीरियर लोब, ठीक है। ये एक व्यू है कि ये पोस्टीरियर लोब है जो पिंक कलर का है वो, ये दो लेटरल लोब है। लेटरल लोब कितने बड़े हैं वो तुम देख लो। इसके बाद ग्रीन कलर का है ये एंटीरियर लोब है। उसके बाद यूरेथ्रा आता है और उसके पीछे आएगा मीडियन लोब, दैट इज़ मिडल लोब। तो ये जो सर्कल किया हुआ है वो सर्कल क्या है वो तुमको भी दिखाता हूँ। जो भी जोन की बात आई थी कि जोन क्या होता है, तो जोन आएंगे तीन, एक आएगा पेरिफेरल, एक पेरीयूरेथ्रल एंड एक सेंट्रल। तो अगर लोब की बात की जाए तो जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है वो अराइज होता है मिडल लोब से, और अगर कार्सिनोमा है तो वो अराइज होता है पोस्टीरियर लोब से, ठीक है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा एंड BPH वो दोनों हमारे मेन है पैथोलॉजी। अगर जोन्स की बात करें तो पेरिफेरल जोन्स इट लाइज मेनली द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियरली टू द यूरेथ्रा, दैट इज़ पेरिफेरल जोन्स, एंड वो जोन में से डेवलप होता है कार्सिनोमा। अगर जोन लोब्स का सोचे तो पोस्टीरियर लोब, और पेरिफेरल जोन भी पोस्टीरियरली ही होता है। BPH अराइज होता है पेरीयूरेथ्रल जोन्स, उसको ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं। पेरीयूरेथ्रल मीन्स यूरेथ्रा के, ये यूरेथ्रा है उसके आसपास का जो डॉट डॉट किया हुआ है ये पूरा है ट्रांजिशन जोन्स। तो ये उसकी जब ये ट्रांजिशन जोन में जब एनलार्जमेंट होती है तो उसको बोलते हैं BPH। जो सेंट्रल जोन है वो पोस्टीरियर टू द ल्यूमेन ऑफ द यूरेथ्रा एंड अबाउट टू द इजैकुलेटरी डक्ट। जो ल्यूमेन ऑफ द यूरेथ्रा है उसके पोस्टीरियरली एंड अबाउट द इजैकुलेटरी डक्ट होता है सेंट्रल जोन। तो अगर जोन की बात करें तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है पेरिफेरल जोन, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है ट्रांजिशन जोन, और जो ग्रेड कलर का दिख रहा है वो है सेंट्रल जोन, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लेडर है, ये डक्टस डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स, और इजैकुलेटरी डक्ट्स ओपन होता है यूरेथ्रा में। उसके पास में एक होता है वेरुमोंटेनम, वो हम आगे देखेंगे वो क्या है, ठीक है। तो जोन और लोब्स दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये जोन्स और लोब्स में कंफ्यूज मत होना। अगर जोन की बात करें तो पेरिफेरल जोन से अराइज होता है कार्सिनोमा, ट्रांजिशन जोन से अराइज होता है BPH। अगर लोब्स की बात करें तो पोस्टीरियर लोब से अराइज होता है कार्सिनोमा एंड मीडियन लोब से अराइज होता है BPH, ठीक है। ये एक फिगर है जिसमें तुमको मीडियन लोब का ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, ये मीडियन लोब और है वो देखो एकदम ब्लेडर के पास में है। तो अगर ये एनलार्ज होता है तो यहाँ पे वो ब्लेडर को ऊपर कर
एलिवेट कर देता है ब्लैडर की जो नीचे की वॉल है उसको, और वहाँ पे डेवलप होता है रेसिडुअल यूरिन। और रेसिडुअल यूरिन क्या है वो हम BPH में जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। अभी तुम इसको सिर्फ पोजीशन देख लो। ये इजैकुलेटरी डक्ट्स ओपन हो रही है यूरेथ्रा में, ठीक है। ये एक 3D फिगर है जोन्स की। ये पेरिफेरल जोन है जो यूरेथ्रा के पोस्टीरियर में था, ठीक है। ये सेंट्रल जोन था और ये ट्रांजिशन जोन है। जो पेरिफेरल जोन था, सेंट्रल जोन था वो पोस्टीरियर टू द ल्यूमेनस यूरेथ्रा एंड अबव द इजैकुलेटरी डक्ट्स। तो ये जो डक्ट है उसके ऊपर तक होगा। कैप्सूल्स की बात करें तो ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ग्लैंड कंटिन्यू विद द स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड। जो पेरिफेरल कंडेंसेशन होता है ग्लैंड्स का, वहाँ पे ट्रू कैप्सूल होती है, दे कंटिन्यू विद द स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड। एंड फॉल्स कैप्सूल डिराइव्ड फ्रॉम द पेल्विक फेसिया। तो ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल 2 कैप्सूल होती है। तो 5 लोब, 3 जोन एंड 2 कैप्सूल। अब स्मूथ मसल जो होते हैं ग्लैंड्स में, स्मूथ मसल सेल्स फाउंड थ्रू आउट द ग्लैंड। पूरे ग्लैंड में स्मूथ मसल सेल होते हैं। बट इन अपर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट एंड ब्लैडर नेक देयर इज अ सेपरेट स्फिंक्टर मसल दैट क्लोजेस ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। ये एक स्फिंक्टर जैसा होता है, उसको हम बोल सकते हैं इंटरनल स्फिंक्टर बोल सकते हैं। रिसेक्शन ऑफ दिस टिश्यू लीड टू रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो क्या है ये? तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा, ठीक है। और ये है हमारा प्रोस्टेट की ग्लैंड। तो प्रोस्टेट की ग्लैंड है, उसके ऊपर यहाँ पे ये एरिया में थोड़े स्मूथ मसल होते हैं, थोड़े ऐसे, बराबर। तो वो थोड़ा स्फिंक्टर के जैसे काम करते हैं। क्या काम करते हैं स्फिंक्टर के जैसे, अभी बताता हूँ मैं। ऐसे, ठीक है। तो ऐसे होती है, सॉरी थोड़ा ठीक हो गया, हाँ, ऐसे होती है इजैकुलेटरी डक्ट्स, बराबर। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट्स में से जब सीमेन आता है, इसमें से स्पर्म आएगा और प्रोस्टेट ग्लैंड में से जो सीमेनल फ्लूइड होगा वो जब आता है, तब ये जो स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाता है। वहाँ पे थोड़े मसल्स होते हैं स्मूथ मसल की जो प्रोस्टेट में भी फाउंड होते हैं। तो वो स्मूथ मसल जो है वो बंद हो जाते हैं और जो भी सीमेन होगा वो ब्लैडर में नहीं जाता, वो डायरेक्टली यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। अगर हमने कुछ इंटरवेंशन किया, कुछ सर्जरी किया प्रोस्टेट की, और अगर हमने ये वाला पार्ट है, ये मसल वाला पार्ट, वो अगर हमने निकाल दिया तो क्या होगा कि जब सीमेन जब आएगा, सेमिनल फ्लूइड जब आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि थोड़ा सा जो सीमेन है वो यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्फिंक्टर नहीं है। तो ये स्मूथ मसल अगर इंजर हो गए कुछ सर्जरी में, प्रोस्टेट की कोई भी प्रोस्टेट के रिसेक्शन की सर्जरी होगी, ओपन या फिर TURP, तो ये इंटरनल स्फिंक्टर डैमेज हो जाएगा और उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होगा यूरेथ्रा से, लेकिन थोड़ा सा जो सीमेन है वो ब्लैडर में भी जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो upper part of the prostate and bladder neck there is a separate sphincter muscle that closes during the ejaculation and resection of this tissue lead to retrograde ejaculation। अब डिस्टल जैसे इंटरनल है प्रोस्टेट के ऊपर, वैसे प्रोस्टेट के नीचे भी होता है एक स्फिंक्टर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट। तो एक मैं तुमको फिगर दिखाता हूँ, उसमें तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, ये वाला। तो इसमें ये जो स्फिंक्टर लिखा हुआ है, ये वाला स्फिंक्टर लिखा है,
तो ये स्पिंक्टर जो लिखा है, सॉरी ये स्पिंक्टर लिखा हुआ है, वो स्मूथ मसल देखो जैसे प्रोस्टेट ख़त्म होता है उसके लोअर पार्ट में ही है। तो वहाँ से क्या होता है, प्रोस्टेट ख़त्म होता है और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा स्टार्ट होती है। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट दोनों के बीच में एक होता है, उसके मतलब उसके जंक्शन पे होता है एक स्मूथ मसल्स जो एक स्पिंक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, सॉरी। तो that is found at the junction of membranous urethra and prostate, horseshoe shape with bulk lying anteriorly and quite distinct from the pelvic muscle of the pelvic floor। तो हाँ, ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है उसके और प्रोस्टेट के बीच में पेल्विक फ्लोर होता है। उसके मसल और इसके मसल, स्पिंक्टर के मसल दोनों थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये जो स्पिंक्टर है उसको हम डिस्टल स्ट्रैटेड स्पिंक्टर बोल सकते हैं। डिस्टल स्ट्रैटेड यूरेथ्रल स्पिंक्टर, वो स्पिंक्टर जो है उसको हम जब आगे एक वेरोमोंटेनम का एक आएगा छोटा सा ये पॉइंट, तब मैं तुमको बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मिडल लोब, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएच जो है बहुत ही प्रेवलेंट होता है आफ्टर एज ऑफ 60 इन मेल। सिचुएटेड बिटवीन 2 इजैक्यूलेटरी डक्ट्स एंड यूरेथ्रा, 2 इजैक्यूलेटरी डक्ट के बीच में और यूरेथ्रा के आसपास में ही होता है। एनलार्जमेंट ऑफ दिस लोब इन बीपीएच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, क्योंकि ट्रांजिशन जोन जो है वो पूरा यूरेथ्रा को कवर करता है और अगर वो बड़ा हो गया तो फिर वो यूरेथ्रा को प्रेस करेगा और फिर पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के। लोब एनलार्ज अपवर्ड्स इनटू द ब्लेडर, लोब जब एनलार्ज होता है तो अपवर्ड्स इनटू द ब्लेडर की वॉल को पुश करके बड़ा होता है। इसलिए जब बीपीएच होता है तो उसमें रेसिडुअल यूरिन जो होता है वो बढ़ जाता है। वो क्या है वो भी हम देखेंगे बीपीएच में। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल एनाटॉमी देखें तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा सराउंडेड बाय फाइब्रोएडेनोमेटस ग्लैंड, urethral glands open into the prostatic urethra, these submucosal glands are responsible for the BPH। जो यूरेथ्रा की ग्लैंड्स है वो ओपन होती है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। अगर ये जोन की बात करें तो यूरेथ्रा के आसपास में जो ग्लैंड होती है वो आएगी ट्रांजिशन जोन में। आउटर मोस्ट जोन जो होता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड का वो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्सिनोमा के लिए और ट्रांजिशन जोन होता है वो बीपीएच के लिए। सराउंडिंग दिस देयर इज़ अ फेशिया ऑफ डिनॉन विलियर्स दैट इज़ पार्ट ऑफ पेल्विक फेशिया। ये एक फेशिया होता है जो पेल्विक फेशिया का पार्ट है। अब हम इसकी अगर एंटोमिकल कैप्सूल है जो ट्रू कैप्सूल हमने देखी और पेल्विक पेरिटोनियम है, दोनों के बीच में आता है प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस। बहुत सारी वेन्स होती है छोटी छोटी। इफ़ इंजर्ड इट में लीड टू मैसिव हेमरेज। जब हम प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं तब ये प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस इंजर होता ही होता है। जब ओपन करते हैं तब TURP करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, उसमें भी थोड़ा सा ब्लीडिंग तो होता ही है बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था वेरोमोंटेनम, वो क्या है? दैट इज़ अ स्ट्रक्चर इन द फ्लोर ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेक्स बाउंड्री बिटवीन मेम्ब्रेनस एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनाता है। दैट गिव्स द लैंडमार्क फॉर डिस्टल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, इम्प्लाइज द लोअर लिमिट ऑफ इंटरवेंशन। अब हम देखें इस फोटो में, तुमको देखो कि वेरोमोंटेनम कहाँ लिखा है। यहाँ पे एक वेरोमोंटेनम होता है, एक एलिवेशन होता है जो जंक्शन इंडिकेट करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बीच में ये स्पिंक्टर भी है, दैट इज़ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। तो जब हम ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं, ठीक है, तो जब एंड जो TURP का स्कोप हम पास करते हैं तो सबसे पहले पूरा पास कर देते हैं यहाँ ब्लेडर तक। एक मिनट, तो ये है यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। तो जो हमारा स्कोप है
वो पूरा हम यहाँ तक पास कर देंगे और बाद में स्कोप को धीरे धीरे निकालेंगे, और जो भी यहाँ पे ट्रांजिशन जोन में बड़ा हो गया है उसको इससे कट रिसेक्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे एक आ जाएगा वेरू मोंटेनम आ जाएगा यहाँ पे, तो वो आएगा, उसके नीचे हमको ये रिसेक्शन नहीं करना है, क्योंकि उसके नीचे यहाँ पे क्या आएगा, स्पिंक्टर आएगा, एक्सटर्नल यूरोथ्रल स्पिंक्टर। तो ये है वेरू मोंटेनम और ये है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। तो ये फिगर देख लो, अभी वेरू मोंटेनम के जस्ट नीचे आएगा स्पिंक्टर। तो अगर वेरू मोंटेनम हमको दिख गया रिसेक्शन करते करते, तो उसके नीचे का रिसेक्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे हमने रिसेक्शन करने गए तो वी विल इंजर स्पिंक्टर। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है वेरू मोंटेनम सिस्टोस्कोपी में। जैसे हमको ये दिख जाता है, पहले हम इसके बियॉन्ड चले जाएंगे और उसके ऊपर, और जैसे ही प्रोस्टेट की जो टिश्यू है उसको रिसेक्ट करते करते आएंगे, ये दिख गया तो उसके नीचे का हमको रिसेक्ट नहीं करना है। तो ये एक लैंडमार्क है कि यहाँ तक हमको रिसेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोस्टेट की एनाटॉमी। तुमको याद रखना है 5 लोब, 3 जोन, 2 कैप्सूल एंड मिडल लोब का थोड़ा एनाटॉमी की वो कहाँ होता है, वो अगर एनलार्ज होता है तो ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर के पास थोड़ा एलिवेशन बनाता है, और प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस वो कहाँ होता है, बिटवीन एनाटॉमिकल कैप्सूल एंड पेल्विक पेरिटोनियम। ठीक है, और वेरू मोंटेनम जो है वो दैट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवेंशन। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। अब एक आता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, that is the protease enzyme produced from the prostatic epithelium secreted in the semen. It cleaves and liquefies the seminal coagulum formed after ejaculation. Ejaculation होता है, उस वहाँ पे seminal coagulum बनता है, तो उसको लिक्विफाई करने के लिए प्रोटीज एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है प्रोस्टेट में और सीक्रेट होता है सीमेन के साथ। इट इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक, सिर्फ हमारे प्रोस्टेट में ही दिखता है वो। अगर वो राइज हुआ है तो समझ लो कि ये प्रोस्टेट में कुछ गड़बड़ है। नॉर्मल वैल्यू जो है वो 3 to 4 नैनोग्राम पर ml ऑफ प्लाज्मा है। मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml इज़ सिग्निफिकेंट। उनको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है, 3 to 4 नैनोग्राम पर ml ऑफ प्लाज्मा। एलिवेटेड इन BPH, कार्सिनोमा एंड प्रोस्टेटाइटिस, बट एलिवेशन इज़ मोर मच इन द कार्सिनोमा। तो 3 to 4 हमारा नॉर्मल लिमिट है, 10 से ज़्यादा हो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पैथोलॉजी है। जो राइज है, एलिवेशन होता है, वो कार्सिनोमा में बहुत ज़्यादा होता है। BPH, कार्सिनोमा एंड प्रोस्टेटाइटिस तीनों में ये एलिवेटेड होता है। PSA है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इट हैज़ 2 फॉर्म्स, मेजर बाउंड फॉर्म्स एंड माइनर फ्री फॉर्म। मेजर बाउंड फॉर्म जो होता है वो एलिवेटेड होता है कार्सिनोमा में, एंड माइनर फ्री फॉर्म जो है वो एलिवेटेड होता है बिनाइन कंडीशन में। तो अगर हमको PSA से डिफरेंशिएट करना है कि क्या लग रहा है एनलार्जमेंट, क्योंकि हम पाल्पेशन करेंगे तो हमको दोनों में प्रोस्टेट तो एनलार्ज मिलेगी ही, लेकिन वो कार्सिनोमा है कि फिर बिनाइन है वो देखने के लिए हम PSA में मेजर बाउंड और माइनर फ्री फॉर्म जो होते हैं वो देखेंगे। दोनों में से जो भी एलिवेटेड होगा उसके हिसाब से वो पैथोलॉजी हो सकती है। PSA डेंसिटी करके एक चीज़ आती है कि PSA लेवल पर ग्राम ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू इज़ मोर रिलेवेंट। जो पर ग्राम टिश्यू के कंपैरिजन में कितना PSA एलिवेटेड हुआ है, तो वो होती है PSA डेंसिटी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिलेवेंट होता है वो। एंड सीरियल एस्टिमेशन ऑफ PSA इज़ वेरी यूजफुल टू सस्पेक्ट स्प्रेड एंड रिकरेंस। अगर हमने मेलिग्नेंसी का पेशेंट है, ट्रीटमेंट दिया, रिसेक्शन प्रोस्टेट में भी कर ली, तो उसके बाद PSA फॉल होता है। अगर फॉल नहीं होता है तो मतलब अंदर कोई प्रोस्टेट की टिश्यू रह गई है जो
PSA बना रही है, तो उसको बोलते हैं रिकरेंस। ठीक है, तो सीरियल एस्टिमेशन जो होता है वो हम रेगुलरली करेंगे PSA का। इफ़ मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml इज सजेस्ट कार्सिनोमा, PSA मोर देन 35 नैनोग्राम पर ml ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक ऑफ कार्सिनोमा, एंड मेन मोर देन 50 ईयर्स विथ PSA 3 नैनोग्राम पर ml और मोर शुड अंडरगो प्रोस्टेट बायोप्सी। उसकी एक बायोप्सी लेंगे। अगर 50 साल से ज़्यादा एज है और PSA 3 से ज़्यादा आया है तो वी शुड गो फॉर प्रोस्टेट बायोप्सी। दैट इज़ गन बायोप्सी करके आती है, गन होती है, वो फायर करके चिप्स निकाल सकते हैं इस प्रोस्टेट की पर यूरेथ्रा या पर रेक्टल से। PSA is reliable marker of advanced disease malignant of prostate, but it is not specific or also not sensitive, क्योंकि BPH और कार्सिनोमा दोनों में 3 to 15 नैनोग्राम पर ml ये उसकी रेंज है कि दोनों में इतना राइज हो सकता है, लेकिन बायोप्सी करेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा कि क्या है। The PSA is reliable but not sensitive, not specific, because in BPH and carcinoma both have a range of 3 to 15 nanogram per ml and biopsy will confirm the diagnosis. उसके जैसा एक आता है एसिड फॉस्फेटेज। ये एक एंजाइम है दैट स्प्लिट द ऑर्गेनिक फॉस्फेट सीक्रेट बाय द प्रोस्टेट ड्रेन इन द यूरेथ्रा, सो ब्लड लेवल विल रिमेन लो। यूरेथ्रा में ही बाहर निकल जाएगा तो वो लेवल उसका लो रहेगा ब्लड में। सीरम एसिड फॉस्फेटेज डन ऑन एम्प्टी स्टमक, अगर एम्प्टी स्टमक नहीं करेंगे तो वो ऑल्टर आ जाएंगे, जो भी रीडिंग आएंगे वो। नॉर्मल वैल्यू जो है दैट इज़ 0 to 5 किंग आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट पर 100 ml ऑफ सीरम। 0 to 5 किंग आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, ये एक यूनिट है उसका एसिड फॉस्फेटेज जो है वो एंजाइम का। एसिड फॉस्फेटेज फाउंड इन मैनी ह्यूमन टिश्यू बट मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन द prostate, not elevated in BPH and slightly elevated in prostatitis. Rise is more in carcinoma. ठीक है, तो BPH में ये एसिड फॉस्फेटेज इंक्रीज नहीं होता है, स्लाइटली राइज होता है प्रोस्टेटाइटिस में, लेकिन कार्सिनोमा में ये बहुत ही ज़्यादा राइज है वो होती है रीडिंग की। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोस्टेट की एनाटॉमी, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंड एसिड फॉस्फेटेज। ये दो हमारे मार्कर है जो हम ब्लड के रिपोर्ट्स में करवा सकते हैं। और इसमें जो एनाटॉमी है उसमें तुमको यही है याद रखना है, 5 लोब है, 5 लोब की अरेंजमेंट कैसे कैसे है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो मैंने 3 व्यू बताए, एंटीरियर व्यू, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू एंड सुपीरियर व्यू, दैट इज़ एरियल व्यू। तो 3 व्यू से हम देखेंगे तो हमको अलग अलग जो लोब्स है उसकी अरेंजमेंट समझ आ जाएगी। जोन की अगर बात करें तो पेरिफेरल, ट्रांजिशन एंड सेंट्रल जोन, 3 जोन होते हैं। पेरिफेरल जोन में से कार्सिनोमा और जो ट्रांजिशन जोन है उसमें से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा एनाटॉमी का टॉपिक था। एक बार पढ़ भी लेना, एक बार बुक में से भी पढ़ लेना। और 2 एंजाइम है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एंड एसिड फॉस्फेटेज, दोनों को लेवल कभी कभी राइज होता है, वो तुमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, दोनों बहुत ही बड़े टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही कि BPH या फिर BOO या फिर कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, तो प्रोस्टेट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो ये हमारा आज इंट्रोडक्शन का लेक्चर था प्रोस्टेट का, वो ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट टाइम से हम देखेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ठीक है, कोई अगर तुमको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख देना। और जो भी लोब्स के अरेंजमेंट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो एक बार बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।